नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है और आज तो आपके चेहरे पे थोड़ी खिली-खिली, छिपी-छिपी सी मुस्कुराहट दिख रही है। थोड़ा छिपा के क्यों रखते हैं? अच्छे से मुस्कुरा लीजिए। अब 2 दिन में बाज़ार का मूड थोड़ा बदला है। कितना टिकेगा ये नया बदला हुआ मूड? क्योंकि इस समय सब कुछ ट्रम्प साहब पे निर्भर है और ट्रम्प साहब के बयान हर 2 घंटे पे बदलते हैं। नहीं, अभी ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। थोड़ा-सा वेट करेंगे। अच्छी बात है यहाँ से बाउंस दिख रहा है। लेकिन कोई देखिए डेवलपमेंट्स ऐसे हैं कि ट्रम्प का तो पता नहीं लेकिन बाकी लोगों का जो पॉलिटिशियंस हैं उनका इन्वॉल्वमेंट, एक्साइटमेंट देख के लग रहा है कि शायद कुछ हो रहा है। ठीक-ठाक। जी। लेकिन क्या है कि जब तक हो नहीं जाए फाइनल, कुछ कहना चाहिए नहीं और विश्वास नहीं, तो के आज लायक की है तेज़ी नहीं। के लिए अगर एक सिंगल पॉइंट आप बोलना चाहें कि आज की तेज़ी का ज़िम्मेदार क्या था? और ये तेज़ी टिकेगी या नहीं टिकेगी? नहीं, अभी मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। मुझे जब तक 24,000 के ऊपर क्लोज़ नहीं मिलेगा, मैं बाकी सारे इंडिकेटर्स को अलग रखा हूँ। देखिए, एक्चुअली क्या है राजीव जी, हमेशा मेरी कोशिश रहती है तो ना कि सिंगल रूट पॉइंट कॉज़। आज की बाज़ार की तेज़ी का, सिंगल पॉइंट आज की बाज़ार की तेज़ी का। आई थिंक आज एक्सपायरी था ना बीएसई का, मोस्टली हुँ, हुँ। उसके कारण से कवरिंग है। तो इससे ज़्यादा अभी कुछ इसको ज़्यादा हम नहीं, देते नहीं हैं एक्सपायरी इम्पोर्टेंस। गुरुवार को है ना? नहीं, आज मैं गलत हूँ क्या? एक आज था या कल था? मतलब मोस्टली एक्सपायरी रिलेटेड, आप समझें कि शॉर्ट कवरिंग रिलेटेड, बट वैसा जेन्युइन रैली तो नहीं कहा जा सकता, रिलीफ रैली कह सकते हैं। जी। रैली आने के लिए देखिए, इस ये जो हो रहा है इसका जो रूट कॉज़ है, रूट कॉज़ लड़ाई झगड़ा, न्यूक्लियर, यूरेनियम कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़ा तेल है। जिस दिन हॉर्मज़ स्ट्रेट पे डिसीज़न आ गया, खुल गया, जिस दिन ब्रेंट क्रूड $90 के नीचे आ गया, आप समझें उस दिन मैं मानने को रेडी हो जाऊँगा कि अब सब चीज़ें ठीक हैं और इसमें समय लगेगा। मैं नहीं समझता राजीव जी कि बाज़ार अगर बॉटम हो भी गया, मेरे हिसाब से जून के पहले कुछ भी एक्सपेक्ट करना मैं नहीं कर रहा। रीज़न क्या है बताता हूँ देखिए। जो इन्होंने डैमेज कर दिया, मान लीजिए चीज़ों को ठीक भी कर देते हैं, मान लीजिए हॉर्मज़ खुल भी जाता है, लेकिन जो डैमेज कर दिया, अब इसका असर ये क्वार्टरली रिज़ल्ट पे तो दिखेगा। जस्ट इन केस रिकवरी हो जाती है और रिज़ल्ट शुरू होते हैं, रिज़ल्ट में तो एक्सपेक्टेशन धराशायी होने वाला है। तो फिर वोलेटाइल करेक्शन ये सब जब अप्रैल निकालना अब पड़ेगा। नॉर्मली मैं मार्च निकाल कर खुश हो जाता था। अब अप्रैल जो इन्होंने डैमेज किया है उसका असर अगर अप्रैल तक सँभल के निकल गया तो ठीक, नहीं तो ये वोलेटिलिटी या घमासान फिर से अप्रैल में देखने को मिलेगा। सेकंड वीक या थर्ड वीक से, क्योंकि तब तक रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएँगे। तो सेकंड वीक के एंड के टुवर्ड्स या थर्ड वीक उधर से वहाँ से फिर हो सकता है कि ऐसा ही देखने को मिले। देखिए, ये मैं कह रहा हूँ युद्ध वाली बात, हाँ? लेकिन फिर मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि मैं बार-बार इस चीज़ को पिन पॉइंट करता हूँ कि चाहे वो यूएस नामक प्रजाति क्यों ना हो, वॉर का कॉस्ट ऐसा होता है कि इकोनॉमिकली वीक किसी भी कंट्री को कर सकता है। और मेरी छोटी बुद्धि ये कहती है, यूएस, यूरोप, रशिया का नहीं कह सकता मैं, चाइना, ये जिस इकोनॉमिक ग्रोथ पे जा चुके हैं और जिस साइज़ की इकोनॉमी बना चुके हैं, $30 ट्रिलियन यूएस, $20 ट्रिलियन यूरोज़ोन और करीब-करीब $20 ट्रिलियन चाइना। युद्ध ऐसा कॉस्ट थोपता है या ऐसा डिस्ट्रक्शन थोपता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, आप जो आगे चल रहे थे, पीछे चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 3 बड़ी इकोनॉमीज़ ऐसा कोई भी काम करेंगी, जिससे इनका इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉल हो जाए, क्योंकि एक का ग्रोथ स्टॉल हुआ, दूसरा आगे निकल जाएगा और ये बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। यूएस नहीं चाहेगा कि इसका ग्रोथ स्टॉल हो और चाइना आगे निकल जाए, ना ही यूरोप। हालाँकि यूरोप तो फिर भी साधु संत हो गए हैं। तो मेरी एनालिसिस जिस जड़ को लेके मैं करता हूँ, वो जड़ जब तक नहीं हिलती, मैं चेंज नहीं करता। अब यहाँ पे मैं अभी भी इस चीज़ को रिपीट करूँगा, अगला फ़ाइनेंशियल में पैसा बनेगा, क्योंकि ये युद्ध
ये डोनाल्ड ट्रंप को थका रहा है। उनको कॉस्ट का असर पड़ रहा है। $40 ट्रिलियन का डेट हो जाएगा मेरे हिसाब से फाइनेंशियल ईयर खत्म होते-होते। नहीं भी हुआ तो एक आधा क्वार्टर में $40 ट्रिलियन का डेट हो जाएगा, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना? तो समझ लीजिए कि 30% ज़्यादा डेट लेके वो घूम रहे हैं अपने सिर पे। तो कहीं न कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी का रीस्टार्ट होगा। अब वो अभी होगा कि सितंबर के बाद होगा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है बिकॉज़ वही लोग स्पेकुलेट करते हैं और पोज़ीशन भी लेते हैं, बाज़ार में सट्टा करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये अनसर्टेनिटी खत्म तभी माना जाए जब हॉर्मस स्ट्रेट खुल जाए और ऑयल जितना फ्लो रुका हुआ है उतने तेज़ी के फ्लो के से आए, क्योंकि ऑयल में डिमांड कहीं नहीं बढ़ रहा है, सप्लाई रुकी हुई है। तो $90 के नीचे अगर ब्रेंट गया तो मैं इस ओपिनियन का हूँ कि फिर 75-80 है। एंड देन हम ये मान सकते हैं कि चीज़ें शांत हुई हैं। तो मेरे इंडिकेटर्स बहुत क्लियर हैं। पॉइंट नंबर 1, मुझे हॉर्मस स्ट्रेट का स्थिति देखना है। पॉइंट नंबर 2, ब्रेंट क्रूड $90 के नीचे चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अप्रैल से मई का सिचुएशन निकाल दीजिए, जून क्वार्टर का रिजल्ट से चीज़ें ठीक होनी चाहिए प्रोवाइडेड हॉर्मस स्ट्रेट सुलझ जाए। आप म्यूट पे हैं राजीव जी। जी, तो ये कह रहा हूँ कि इस समय सारा कुछ निर्भर करता है कच्चे तेल की चाल पे, और वो निर्भर करता है हॉर्मुज़ के खुलने बंद होने पर, और उसका खुलना बंद होना निर्भर करता है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान में जो भी निर्णय लेने वाले लोग बचे हैं उन पर। अब सवाल तो वही है ना, एक निवेशक की नज़र से देखें, अब ये 22,500 के आसपास जाकर के 23,300 पर दिख रहा है। यहाँ पे क्या करें, भरोसा करें न करें? अगर नहीं करें तो फिर क्या बैठे रहें और निचले स्तरों के इंतज़ार में? लेकिन आप लगातार ये कह रहे हैं कि भाई बैठना तो विकल्प नहीं है, ले लीजिए और नीचे गिरेगा तो उसको देखने के लिए तैयार रहिए, लेकिन धीरे-धीरे लेते रहिए। यही नज़रिया है ना अभी तक? कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि मैं मान रहा हूँ राजीव जी कि इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। कहीं न कहीं हंगामा होगा, पेशेंस छूटेगा, सबसे जल्दी पेशेंस शायद हो सकता है छूट भी गया हो। सऊदी, यूएई इन सब का पेशेंस छूट जाएगा बिकॉज़ बेचारे पिस रहे हैं। गलती कुछ है नहीं उनकी, लेकिन ट्रंप के चक्कर में वो पिस रहे हैं। ट्रंप तो मस्ती में भैया। तो इसका सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, ट्रंप पे प्रेशर पड़ेगा। या तो फिर बोल दे ट्रंप कि संसार में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला चलूँ। वो तो है नहीं, उनको पैसा मिलता है सबसे। तो जी, तो मेरा यही मानना है कि इसका सॉल्यूशन निकलना ही है। बहुत लंबा समय मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि अभी ये लोग ट्रंप तो दिन-रात झूठ बोलता है। तो दूसरे समय में आके उसने बोल दिया कि ट्रूस करेगा, उसके 15 मिनट पहले $580 मिलियन का ऑयल ट्रेड कर लिया, उसमें भी कमा लिया। भैया उसका क्या जाता है, पूरा परिवार पड़ा है कमाने के लिए। पॉइंट ये है कि बहुत लंबे समय तक इस चीज़ को वो नहीं खींच सकते हैं। हो सकता है कि अप्रैल में एक आध बार फिर से हो जाए, क्योंकि अभी हॉर्मोन स्ट्रेट नहीं सुलझा है। मैं रूट कॉज़ पे जा रहा हूँ राजीव। जिस दिन वो सुलझ गया, उस दिन आपकी सारी चिंताएँ खत्म हो जाएँगी। जब तक वो नहीं सुलझा है, आश्वस्त होना मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मैं तो यही कहूँगा, समय बढ़ा दीजिए, सीमा बढ़ा दीजिए। बहुत सारे स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। एक अच्छा मिक्स बनाइए सेक्टर्स का, लेके बैठे रहिए, लीवरेज पे मत लीजिए। अब यही है कि किसी के बहलावे में मत आ जाइए कि आपको लॉस हो गया। मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि आपका पोर्टफोलियो का नेगेटिव होना लॉस नहीं होता है। आँख को तकलीफ होगी, दिल को तकलीफ होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो लॉस नहीं होता है। मार्केट होता ही ऐसा है। वही वैल्यूएशन ऊपर था एक समय तो आपको अच्छा लग रहा था, आज नहीं है तो क्या उसको लॉस कह रहे हैं। जब था तो प्रॉफिट तो नहीं कहते थे, आपका पोर्टफोलियो ऊपर है कहते थे। प्रॉफिट बुक करेंगे तभी कहेंगे, तो जब गिरा है तो उसको लॉस कैसे बिल्कुल। कह सकते हैं भाई। तो इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय सीमा बढ़ा दीजिए। जी, तो समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आगे चल कर के
आपके सामने राजनीतिक जोखिम भी आएँगे, क्योंकि जब तक आप कह रहे हैं कि ये अगली तिमाही के नतीजे आप पहले से ही संकेत साफ दे रहे हैं कि भई दिक्कत आने वाली है। जो हमें तीसरी तिमाही में थोड़ा अच्छा लग रहा था कि नतीजे ठीक-ठाक आ रहे हैं, वापस अर्निंग ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अब इतना तो स्पष्ट है कि इस युद्ध ने उस चौथी तिमाही के सारे अनुमानों पे पानी फेर दिया है। दबाव तो दिखेगा, तो उसका असर आपको फिर अप्रैल में बाज़ार में दिखेगा। और लगभग उसी समय आपके पास कुछ प्रमुख राज्यों के चुनावी नतीजे भी सामने आएँगे। तो अ, आपके सामने आगे राजनीति जो है, वो करवट बदलती हुई दिखेगी अगर, तो उसका भी एक बाज़ार पे कहीं न कहीं तो एक पूर्वानुमान के चलते या नतीजों के चलते कुछ न कुछ उसका तो दबाव आएगा, या अनिश्चितता अगर बाज़ार के मन में बन गई, तो ये पता नहीं अब यहाँ से आगे राजनीति कैसी जाने वाली है। आप सभी मेरे विचार को विचित्र कह सकते हैं। अगर राजनीतिक कारणों से मार्केट गिरे तो खरीद लीजिए। अगर इलेक्शन के कारण मार्केट गिरे तो खरीद लीजिए। कोई भी नेता आप लेके आ जाइए, मतलब सॉरी मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। एक ऐसा नेता जिससे आप किसी तरह नेता किस-किस तरह के होते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे आपको किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं हो, जिस दिन वो बन गए ना, उस दिन वो बात यही करेंगे ग्रोथ, बिज़नेस ग्रोथ। बताइए कि पूरे भारत में कौन-सा ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ बिज़नेस समिट नहीं कर रहा और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बुला रहा? बिहार, झारखंड छोड़ दीजिए, उनका संसार में कुछ नहीं हो सकता, वहाँ के लोगों को ही नहीं पड़ी है। लेकिन एक भी राज्य बताइए जो बिज़नेस या जीडीपी ग्रोथ का टारगेट नहीं देता है अपने स्टेट का। तेलंगाना गवर्नमेंट का भी मैंने पढ़ा था। कितने प्राउड मोमेंट थे जो ये लिख रहे थे कि यहाँ का पर कैपिटा जीडीपी नेशनल पर कैपिटा जीडी से 2 गुना है। और सही में ये प्राइड वाली बात है, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो सबका फ़ोकस आप देखिए ग्रोथ, नेता कोई भी लेके आ जाइए। अब वो समय चला गया है कि भाई तुम हमको इतना पैसा दे दो और आगे बढ़ो, वो समय चला गया है। जनता भी पहले से बेहतर समझती है, बिज़नेस का सिनेरियो है ऑल अक्रॉस। अब वो समय नहीं है। कोई भी नेता बुला दीजिए, वो बात आने के बाद बिज़नेस ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ यही करने वाला है। समझ में आए नहीं आए वो उनकी अलग परेशानी है। बात वही करेंगे क्योंकि वो थोड़ी चलाते हैं, चलाते तो उनके नीचे वाले हैं, उनकी टीम चलाती है। तो इलेक्शन के कारण बाज़ार गिरे, खरीद लीजिए। जी। तो आप कह रहे हैं कि चुनावी अनिश्चितता के कारण अगर बाज़ार गिरेगा, तो ये तो ठीक है, बाज़ार किसी भी कारण से गिरता है, चाहे युद्ध के चलते गिरता है, चाहे महामारी के चलते गिरता है, चाहे चुनाव के चलते गिरता है। जब गिरता है, तो फिर एक अवसर देता है। आप हर तरह का, मतलब पिछले 30 साल, 40 साल का पूरा इतिहास हम जब भी उठा के देखते हैं, यही पता चलता है। लेकिन जिस समय गिरता है, उस समय तो दबाव देता है ना, और अगर हमें ये पहले से एक अंदाज़ा हो कि शायद वहाँ पर एक दबाव बन सकता है, तो तब तक हम अपना पैसा कहीं और इस्तेमाल करें, या जो अच्छे अवसर आएँगे उनका उपयोग करें नया निवेश करने के लिए। पहले से फँस के क्यों बैठे रहें? बाज़ार राजीव जी सपने में नहीं चलता। हकीकत बाज़ार की ये है कि आपको कल का कुछ पता नहीं होता। आपको मैं डेटा देता हूँ, मैंने अपने सारे इन्वेस्टर्स को सर्कुलेट किया है। इस डेटा को सारे मैं चाहूँगा सब लोग सुनें, जिनको नहीं भी मैंने दिया है। निफ्टी का रिटर्न देखिएगा और मैंने आपको एफवाई 22, 23, 24 और 25 अभी तक का, कल तक का ये कंपैरिजन दिया है। एफवाई 22 में 19% का रिटर्न निफ्टी का, 23 में -0.6%, 24 में 28 मतलब करीब 29% और 25 में 5%, वो भी बैंकिंग इंडेक्स के हिसाब से। आप मुझे बताएं, ये मैं आपको निफ्टी का दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी देख लीजिए। एफवाई 22 9%, 23 12%, 24 16%। ठीक है, क्योंकि एफवाई 23 में निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया, निफ्टी बैंक नहीं दिया, तो निफ्टी ने रिकवर किया एफवाई 24 में, बैंक स्टॉल कर गया, पीछे रह गया। और एफवाई 25 में 9.5% निफ्टी को बीट कर दिया। आप फर्क देखिए। आप ये मिड कैप का देखिए रिटर्न, 22 में 25%, एफवाई 23 में 1%, एफवाई 24 में 60%, एफवाई 25 में 7.5%। ठीक है,
अब स्मॉल कैप देखिएगा भाई, FY22 29%, FY23 -13%, FY24 70%, FY25 5.5%। इस जो भी चीज हम इस्तेमाल करें, जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें, उसको उसके प्रॉपर्टीज का रिस्पेक्ट करते हुए इस्तेमाल करें। इकोनॉमिक साइकिल से लिंक्ड है आपका मार्केट। तो आपको 5 साल का विजन लेके और उस 5 साल में इन्वेस्टेड रह के अच्छी चीजों जहां पे पोजीशन करना चाहते हैं, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 साल में 1-2 साल मार्केट मॉडरेट रिटर्न देगा, 1 साल बम्पर रिटर्न देगा, 1 साल कोई रिटर्न नहीं देगा, 1 साल नेगेटिव रिटर्न देगा। किसी को नहीं पता होता, अगर कोई पता कर सकता है तो बता दे। सब पीछे का डेटा देख के सब बता देंगे, लेकिन ये पूरा इतिहास उठा के आप 5-5 साल का ब्लॉक बना के देख लीजिए, 1-2 साल ही पूरा रिटर्न बना के दे देता है, और वो 1-2 साल के अंदर 3-4 महीने ही वो रिटर्न बना के देता है। तो 5 साल का अगर कमाई करना है तो आपको वो 4-5 महीने का इंतजार करना होगा। इसलिए अब अगर कोई कहता है कि बाजार गिर जाएगा, अभी और गिर सकता है, हम जब गिर जाएगा तब खरीदेंगे, सपना देख रहे हो। अगर आपको इस प्रोडक्ट को आप इससे कमाना चाहते हैं, प्रोडक्ट के तरीके से काम कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए, 4 साल 5 साल का हिसाब लीजिए, मिल जाएगा पैसा। महीने-महीने 1-1 साल का हिसाब लेंगे, आपको इस बाजार में नहीं होना चाहिए। आपको किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं है बाजार में होने का, क्योंकि आपने डिसरेस्पेक्ट किया है प्रोडक्ट का। आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और ट्रेडर की तरह बोलते हैं कि मुझे पैसा बनना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से नहीं बनता है। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, लेकिन सीधी-सीधी बात कह रहा हूँ। ऐसा है तो आप मार्केट का डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए। अगर मार्केट से पैसा बनाना है, सामने नंबर बता रहा हूँ, और यही होता है, यही होता आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल से लिंक है। हर साल पैसा कमाना चाहते हैं, ये बाजार नहीं है आपके लिए। लेकिन 5 साल के साइकिल में बनाना चाहते हैं, सामने नंबर्स हैं, कभी भी नंबर्स उठाइए, हम बात कर सकते हैं। जी, अब सेक्टर्स पे ध्यान देते हैं। आज हमने फिर से देखा बैंकिंग सेक्टर, उसने आज की तेज़ी बाज़ार में जो है, उसका नेतृत्व किया, लेकिन दूसरी तरफ आईटी क्षेत्र वो ठंडा पड़ा रहा, बाज़ार की तेज़ी में उसने हिस्सा नहीं लिया ज़्यादा। तो बैंकिंग सेक्टर क्या कह रहा है? कुछ आपके सामने आगे ऊपर के स्तर दिख रहे हैं या अभी अनिश्चितता बनी हुई है? नहीं, अभी रहेगी। बिकॉज़ देयर इज़ अ रियल रीज़न राजीव जी, जो ब्रेंट $70 का हम 60 सोच रहे थे कि हो जाएगा, डिमांड नहीं है करके पहुँच गया 115, 120। डैमेज बहुत है। ये डैमेज हो खत्म होने के लिए 6 महीना लग सकता है। इसलिए ये आपका कितना डॉलर रिज़र्व बर्बाद हुआ होगा इसमें, हमारे आरबीआई के पास का। तो ये और क्लैरिटी नहीं देगा। अभी आप 3 दिन पहले इन्फ्लेशन की बात हो रही थी ना, कि इतना रेट बढ़ सकता है, अब रेट कट नहीं होगा, रेट बढ़ जाएगा। अब आज से आप सुन लीजिए कि शायद रेट नहीं बढ़ाना पड़े, अभी ट्रूस पैक्ट हो जाएगा, ऑयल प्राइस फिर से 70 के नीचे आ जाएगा, वॉर रुक गया तो फिर वहाँ से इन्फ्लेशन जो होना चाहिए तो उतना नहीं होगा, तो रेट जो बढ़ना चाहिए तो वो नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कि ईयर एंड में कट हो जाए। हर दिन नई कहानी बनेगी, इसलिए ना ये प्रवचन सुनना लोग बंद कर रहे हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। यहाँ से हमारा बैंक को तकलीफ थोड़े समय रहेगी, बिकॉज़ ऑयल हमारा, हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम पंगु हो जाते हैं। ऑयल गैस नहीं मिलता ना, हम पंगु हो जाते हैं। हमारा आत्मनिर्भरता तो कहीं पे नहीं है, मुझे कहीं नहीं दिखता, सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं दिखता, किसी सेक्टर में नहीं दिखता। खाली सर्विस हम सबको जाके सेवा करते हैं, और कहीं आत्मनिर्भर नहीं है। ये इतना परेशान कर चुका है पिछले 1 महीने में ऑयल, कि हमारा पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड जो गिन सकते हैं इकोनॉमिक्स में, सब एक एक क्वार्टर के लिए खराब हो गया है। झेलेगा कौन? जो हमारे इतने अच्छे बैंक इतने अच्छे सिचुएशन में जा रहे थे, वो झेलेगा। पैसा बनेगा बैंक से, ये फाइनेंशियल, या अगले 6 महीने में शायद नहीं बनेगा। पूरा अगला फाइनेंशियल में बनेगा, बनेगा। लेकिन अगले 6 महीने में इनको तकलीफ है। जी, ठीक है। लेकिन कच्चे तेल का आपने बार-बार ज़िक्र किया। कच्चे तेल की कीमतें इस समय किन स्तरों पे आ गई हैं? वापस अगर हम देखें तो 100 के तो नीचे आ चुकी है। तो आगे कितनी राहत देखेंगे? या सब कुछ निर्भर करता है कि अ अ, गोल्फ क्लब से अगला बयान क्या आता है? एक नंबर ही बस याद रखिएगा राजीव जी, क्योंकि नंबर्स ना लीथल होते हैं, सत्य बताते हैं। 90 के नीचे जब तक ब्रेंट क्रूड नहीं जाता है, किसी भी तरह से कोई भी रहम
दया की आशा कोई ना रखे। ये ऐसे लोग हैं जो अभी ग्लोबल पॉलिटिशियन जो कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए, इनको किसी की पड़ी नहीं है कि आपके घर में चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है। उनका अपना बैंक अकाउंट भर जाना चाहिए। ये जब तक 90 के नीचे नहीं जाता है, ये कभी भी फिर से उत्पात मचा सकते हैं ये सब मिलके। कोई भरोसा मत कीजिए। हॉर्मस स्ट्रेट खुलने दीजिए, ब्रेंट क्रूड 90 के नीचे जाने दीजिए। बस इस 2 के अलावा कोई इंडिकेटर मत रखिए। जी। लेकिन वो इंडिकेशन जब भी आएगा तो क्या सीधा-सीधा हम जोड़ के चल सकते हैं कि इधर ब्रेंट क्रूड घटा, उधर सेंसेक्स निफ्टी बढ़े? क्या सीधे-सीधे कच्चे तेल की कीमत में गिरावट मतलब भारतीय बाजार में तेजी? तय बात है। देखिए, पहले मार्केट बॉटम होता है, फिर इकोनॉमी बॉटम आउट होती है ना? मार्केट गिर गया, कोई जीडीपी डेटा खराब आ गया है क्या अभी? नहीं, मार्केट गिर गया, क्यों? आने वाले समय में जीडीपी डेटा खराब आएगा। तो जब जीडीपी डेटा खराब आ जाएगा, तो मार्केट आपका बढ़ चुका होगा, बिकॉज़ मार्केट पहले बॉटम होता है, इकोनॉमी बाद में। मार्केट पहले पीक होता है, इकोनॉमी बाद में। War, according to me, Rajiv ji, in the current era, should never be the reason to sell and run away. हाँ, ट्रेड बंद कर दीजिए, लिवरेज बंद कर दीजिए, चीज़ों को ऐसे पकड़ के रखिए। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। इकोनॉमी जो मेहनत से बनाता है ना, घर एक-एक ईंट जोड़ के घर बनाता है ना, अगर एक दीवार भी टूटती है, पूरा घर कमज़ोर होता है। ये चाइना, ये यूएस अपनी धरती पे देख लीजिए जाके, कभी लड़ सकें, लड़ने दें किसी को? नहीं लड़ने देंगे। यूरोप अपनी धरती पे किसी को नहीं लड़ने देगा, यूक्रेन में तो बेवकूफ़ बैठा हुआ है इंसान। कोई अपनी जी। धरती नहीं देगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गया, आप गए 25-50 साल पीछे। इकोनॉमी बनाने में सदियों बरसों लगता है। नहीं लड़ेंगे, नहीं रहेंगे देर तक। मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ, भले आप जिसको मुझे गाली देना है, बेवकूफ़ कहना है कह ले, मैं आपको रूट कॉज़ बताता हूँ। आप निकलिए घर से पेंट पॉलिश मुँह में लगा के, और धूप में निकलिए, पसीना से आप घबराएँगे। पसीना हुआ नहीं कि पेंट गया आपका, आपकी मेहनत गई, नहाना पड़ेगा, फिर से पेंट पॉलिश करना पड़ेगा। वही इकोनॉमी है, टूट गई नहीं बनेगी। कोई नहीं लड़ेगा जी, लंबे समय तक, और अपनी ज़मीन पे कोई नहीं लड़ेगा। कमज़ोर के पास जाएँगे, मारेंगे, आएँगे, बस यही करेंगे। कोई लड़ाई नहीं चलने वाली लंबी। लास्ट बिल्कुल। फरवरी में भी बोला था मैंने, ठीक है? इस बारी भी मैंने अमेरिका इस बोला, मामले एट में द बहुत रिस्क चतुर ऑफ देश बीइंग है। क्रिटिसाइज्ड, मैंने अभी भी बोला। वास्तव में अमेरिका इस मामले में बहुत चतुर देश है क्योंकि उसने अभी तक अपनी धरती पे कोई लड़ाई नहीं लड़ी है और अगर आप पहला विश्व युद्ध देख लीजिए, अमेरिका की धरती पर नहीं लड़ा गया। दूसरे विश्व युद्ध में सिर्फ़ एक पर्ल हार्बर पर जापान ने चोट की जिसका बदला उसने परमाणु हमले के तौर पे दिया और इसके अलावा आप देखिए तो कोई भी वहाँ अमेरिका में युद्ध नहीं हुआ है। अमेरिका बाकी दुनिया में जहाँ जाकर के जो भी करता रहे। लेकिन संदीप जी के एक दिलचस्प सवाल को देख लीजिए, उनका एक सप्लीमेंट्री दूसरा सवाल भी देखेंगे, कि अभी कुछ हफ्तों पहले तक तो क्रूड सस्ता ही था, तब धुआँधार तेज़ी नहीं हो रही थी। आज महँगा हो गया, हम चिंता में हैं, वापस आ जाएगा 70 पे, हम खुश हो जाएँगे, 70 पे पहले था तो हम खुश क्यों नहीं थे? और दूसरी चीज़, अभी 2 दिन की हरियाली बाज़ार में दिखी है, तो क्या अब ये समझें कि अभी तक का जो है, जितना युद्ध हमने देखा और जितना बाज़ार ने अभी तक उस पर रिएक्शन दिया, क्या बाज़ार ने युद्ध की इतनी तीव्रता को पचा लिया है? नहीं, एक बारी मैं ना विक्स देखता हूँ। विक्स 15 के नीचे आ जाए तो समझ लीजिए कि कुछ ठीक होने शुरू हो जाएगा। विक्स अभी भी 25 है, कोई आशा नहीं रखें। जिस दिन विक्स निफ्टी का विक्स कह रहा हूँ, सीबीओई नहीं, जिस दिन निफ्टी का विक्स आपको 15 का नीचे मिलना शुरू हो जाए, आप समझ लीजिए चीज़ें ठीक-ठाक है। 25-35 ये सब लीथल होता है, लीथल एंड डेंजरस होता है ना? कोई आशा मत रखिए। हाँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि अपना इन्वेस्टमेंट बेच दीजिए, मैं तो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बेच रहा। मैं पकड़ के रखने वाला हूँ और मुझे FY 27 में पैसा बनने वाला है। 28 में अगर FY 27 में ठीक नहीं बना, 28 में 24 जैसा पैसा बनेगा। मार्केट साइकिल नहीं छोड़ेगा, बना के देगा। लेकिन जिसको भी वो चुल रहती है ना ट्रेड करने की, वो लोग समझ जाइए, विक्स 15 के नीचे रहिएगा, ट्रेंड रहेगा मार्केट में, आपको पैसा मिलेगा, इधर साइड मिलेगा।
ऐसे में आपको हार्ट अटैक मिलेगा, बीपी मिलेगा, शुगर मिलेगा, ट्रेंड नहीं मिलेगा। तो आप 15 के नीचे का विक्स का वेट कीजिए, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा ट्रेंड। जी, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र का हमने ज़िक्र कर लिया, लेकिन आईटी क्षेत्र, उसके बारे में आज क्यों ठंडा रहा? बाज़ार की तेज़ी में सहभागिता होगी अगर बाज़ार यहाँ से सँभलना शुरू करता है? लोग बहाने ढूँढते हैं। जब तेज़ी होती है तो ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाता है, जब पिटते रहते हैं तो शेल्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आईटी में कुछ खुश हुआ जाए। देखिए, बहुत ओवरसोल्ड था आईटी और अभी भी कितना कहा जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये आईटी आपका इंडेक्स 31,000 के आस-पास जाके थक जाएगा। दम तो उतना नहीं है। और मार्च हो गया ना, तो मार्च में कितने तारीख में हैं हम आज भाई? हम हैं 25 तारीख में। 10-12 दिन और, यानी कि हमारे यहाँ ये महीने का 3 ट्रेडिंग सेशन बचा। तो समझ लीजिए कि 8-9 ट्रेडिंग सेशन के बाद आईटी का भाग्य फिर से पता चल जाएगा। 31,000 जब तक इंडेक्स नहीं निकले, आईटी में कोई शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट नहीं करें। सिंपल। जी। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि आईटी में अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी हैं और 31,000 जाते-जाते थक जाएगा। 31,000 के आस-पास जब ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो वो उसके आस-पास से 31,000 30,000 के बीच आप सपोर्ट भी देख रहे थे। अब वही रेजिस्टेंस का काम कर लेगा? लगता तो है, लगता है। जी, ठीक है। अब एक पहेली सुलझाइए कि एफआईआईज़ ने आज फिर से बिकवाली की है, लेकिन उसके बाद भी आज हमने कम से कम तेज़ी देखी, पिछले दिन भी हमने तेज़ी देखी थी। तो एफआईआई की बिकवाली के बाद भी बाज़ार अगर बढ़ा है, तो क्या खुदरा निवेशकों का भरोसा बढ़ा है? ये खरीदारी कहाँ से एफआईआई बिकवाली को ओवर पावर करने में सफल रही है? किस कोने से वो ये ज़्यादा धीरे समर्थन आया है? ये धीरे-धीरे और इम्पोर्टेंट होगा और इसको मैंने बहुत इलैबोरेट तरीके से बताया था और इसको समझाता हूँ। देखिए, बाज़ार का आप एक मान लीजिए कि एक पाई है, ठीक है? उस पाई में आप समझें कि पहले 70% डोमिनेंस जो था आपका एफआईए का होता था। क्यों होता था? हमारे पास पैसे ही कहाँ होते थे। हम $1000 $1500 पर कैपिटा जीडीपी रहते थे। हमारे पास पैसा ही नहीं होता था, क्या सपोर्ट करेंगे आप? हमारा तो खाली यही जीवन में हमारा क्या सपना होता था, हम थोड़े बड़े हो जाएँ, नौकरी मिल जाए सबसे पहले, शादी हो गई, बच्चे हो गए तो भैया बच्चे पढ़ लिख जाएँ, बच्चों की शादी हो जाए, हो गया भाई ठीक है। कहीं रिटायरमेंट पे एक घर मिल जाए और फिर उसके बाद जी के मर-मुर के चले जाएँ। यही सपना होता था सबका, पूरे भारत में, कुछ नहीं होता। आज हम बेटर हैं, क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिकली बेटर होते जा रहे हैं, पैसा लोगों के पास बढ़ता आ रहा है। तो जैसे-जैसे आपके पास पैसा बढ़ेगा, आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगा। डिस्क्रिशनरी स्पेंड मतलब आपका जो पहले क्या बोलते हैं, कंपल्सरी जो एक्सपेंडिचर होता है या मैंडेटरी एक्सपेंडिचर होता है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब जो आपको पीएफ कटना है तो कटेगा ही कटेगा। आपको भाजी-तरकारी घर में लाना है, चावल लाना है तो आएगा ही आएगा, दवाई-दुवाई करना है हो तो आएगा ही। ये सब एक्सपेंडिचर के अलावा बचता ही नहीं था। हर महीने के अंत में सिर पकड़ के बैठे थे कि अगली तारीख आए, 1 तारीख की कुछ आए बैंक अकाउंट में तो कुछ हम कर पाएँ, है ना? वो सिचुएशन से हम निकले। तो पैसा थोड़ा बचा जेब में पैसा बचेगा तो क्या करेंगे? कहीं न कहीं उस पैसे को बढ़ाने की तरफ जाएँगे। अब बढ़ाने की तरफ कहाँ जाएँगे? या तो जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होगा या जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होगा, करेक्ट है? तो जैसे-जैसे आपका पर कैपिटा जीडीपी बढ़ता जाएगा, हमारी एफआईआईज़ पे डिपेंडेंस कम होती जाएगी और ये जो एफआईआईज़ का कंट्रीब्यूशन है, ये आने वाले दशक में या 20 साल, 30 साल में ये कम ही होने वाला है बिकॉज़ भारत में पैसे का लेवल बढ़ेगा। हमारा पर कैपिटा जीडीपी जो भी मान लीजिए $2,700-3,000 के आस-पास है, भगवान जाने कितना है, वो 5,000 होगा। और 5,000 के ऊपर पर कैपिटा जीडीपी एवरेज अगर हो गई, तो कई या एक मेजर स्ट्राटा होगा जो कि 10,000 के ऊपर वाला होगा। तो क्या करेगा इतना पैसा रख के? इन्वेस्ट करेगा या तो लग्ज़री में स्पेंड करेगा या इन्वेस्ट करेगा।
तो ये एफआईआईज धीरे-धीरे प्रोपोर्शन में कम ही होने हैं। हमारी ताकत बढ़ रही है पैसे की, तो हम बढ़ेंगे। उनके लिए ओवरऑल उनका आप देखिएगा अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट कम नहीं होगा, लेकिन प्रोपोर्शन एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी या एज़ अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ निफ्टी सेंसेक्स, वो धीरे-धीरे कम होगा, हमारा बढ़ेगा। क्योंकि हमारा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है। यही रीज़न है, आगे ये बहुत चेंज होने वाला है। म्यूचुअल फंड को भी बहुत मंथली पैसा मिलने वाला है। ये हमारा जीडीपी पर कैपिटा 5,000 भी होगा, $7,000 भी होगा। चाइना का हो गया ना 17,000, 15,000, 18,000 के आसपास। तो हमारा भी होगा ना एक समय में। तो पैसा क्या करेंगे? वो सब आपका इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज़ होगा और एफआईआईज़ का कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। आने वाले समय में धीरे-धीरे हमेशा ये बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा तभी जब एक समय में कोई आके भारत पे आक्रमण करके भारत को 50 साल पीछे पहुँचा दे, तो हमारा कुछ नहीं बचेगा फिर। नहीं, तो अगर हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन ही बढ़ने वाला है। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसी से जुड़ा एक स्टॉक मास्टर इंडिया, ये खुद ही मास्टर हैं, लेकिन इनका सवाल हमारे यूट्यूब पर आया है। इतनी हेवी एफआईआई सेलिंग हो रही है, क्या मार्केट अभी और क्रैश हो गया आएगा या बॉटम बन गया? बॉटम बनने का इंतज़ार है। क्या 22,500 के आसपास हमने बॉटम देखा है? नहीं भैया, हमको नहीं पता बॉटम। हम मुझे इतना पता है कि 23,500 के नीचे का कोई भी लेवल पे मैं इन्वेस्टेड रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। ये यहाँ से वैल्यूएशन 2 ही चीज़ होता है, या तो आप 18 टाइम्स या 17 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, अनलेस कि हॉर्मोन स्ट्रेट कभी नहीं खुले और भारत रिसेशन में चला जाए, वो तो मुझे लगता नहीं है, कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत हिट हो गया, तो अगर 17 टाइम भी गया तो 22,000। तो ये रेंज में ज़्यादा इश्यू होना तो नहीं चाहिए, मुझे लगता तो नहीं है। लेकिन अगर हॉर्मोन स्ट्रेट को कोई बर्बाद कर देता है कि उधर से आ ही नहीं पाए, जैसे माइन्स लगे हुए हैं, अब माइन्स वहाँ पे फोड़ने लगे हैं, तो जो पड़े हुए हैं शिप वो कभी आ ही नहीं पाएँगे। नहीं आ पाएँगे तो हम तो भूखमरी से खत्म हो जाएँगे। तो उसका एनालिसिस मैं कैसे कर लूँ? मैं किसी भी वॉर का, नेचुरल कैलेमिटी का, इन सब चीज़ों का मैं एनालिसिस नहीं कर सकता, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं पंडित नहीं हूँ। वो लोग कर सकते हैं, वो बताएँगे आपको। मैं सिर्फ़ इतना समझता हूँ कि अगर इकॉनमी चलनी है, इकॉनमी का चक्का चलना है, तो ये सब लेवल इन्वेस्टेड रहने के लिए ठीक है। अपने आप को समय दीजिए, बट ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि निफ्टी 18,000 जा सकता है कि नहीं, कि 26,000 चला जाएगा, नहीं मालूम। जाएगा भी तो सस्टेन नहीं करेगा लोअर साइड की। यहाँ ठीक-ठाक है वैल्यूएशन, बट अगर ऑयल प्राइस फिर से मार्क दीजिए, उधर मार्केट शुरू हो गई, ऑयल प्राइस $150, $200, अभी इतने ही में तो हमारा जान निकल जा चुका है। महीने दिन सस्टेन ही नहीं कर पा रहे, लग रहा है कहाँ जाएँगे हम? तो अगर और चला तो हम कहाँ जाएँगे? आत्मनिर्भर नहीं हैं हम। बिल्कुल। भविष्यवाणी या पहले से भविष्य को जान पाना, ये तो बड़ा मुश्किल है। अ, अच्छा ज्योतिषी खोजना पड़ेगा। ख़ैर, यहाँ पर अ, ट्रेडर राहुल प्रो, ट्रेडर हैं लेकिन पूछ रहे हैं सवाल एसआईपी के बारे में। इस बाज़ार में एसआईपी कंटिन्यू रखें या फिर रोक दें इस समय, कैश होल्ड करें? एसआईपी कंटिन्यू रखिए और 1 साल बाद फिर से यही सवाल लेके आइए और बताइए कि फल क्या मिला। तो आपने मास्टर जी की तरह टास्क दे दिया, होमवर्क, कि 1 साल बाद बिल्कुल, वापस आना है और रिपोर्ट कार्ड सामने रखना है। बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है। और फाइनेंस विद नेहा, इनका सवाल है कि सोना और इक्विटी, इनमें से कौन-सा बेहतर निवेश विकल्प है इस समय, आज की तारीख में? मैं तो आज तक यही सोचता रह गया कि रसगुल्ला ज़्यादा अच्छा है कि गुलाब जामुन अच्छा है। हालाँकि मैं तो नहीं खाता अब। इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, एसेट क्लास ही अलग है, कंपैरिज़न नहीं है, दोनों का पर्पस अलग है। इक्विटी आपका पीएनएल है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, समझ सकते हैं। गोल्ड कोई पीएनएल, कोई बैलेंस शीट नहीं है। उसका एनालिसिस आप कॉस्ट प्लस मार्जिन जो रहता है उस पे कर सकते हैं या जेन्युइन डिमांड पे कर सकते हैं। तो दोनों का अलग-अलग ये है, म यूटिलिटी है। गोल्ड, सिल्वर आपके लिए एक डाइवर्सिफ़िकेशन का काम करते हैं। जब रिस्क एसेट क्लास नहीं चलेंगे, तो वो चलेंगे। अब चूँकि अ,
भगवान की कृपा से यूएस और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे इंसान तो जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, तो गोल्ड की डिमांड तो कम नहीं होगी। हाँ, एक समय पे आके रुकेगा, बहुत नहीं चलेगा, लेकिन गोल्ड चलता रहेगा एज ऑल्टरनेट रिजर्व करेंसी। तो गोल्ड में आप वैसे समझें, चाहे तो थोड़ा एलोकेशन बढ़ा के रखिए, लेकिन गोल्ड या इक्विटी दोनों में से एक को चुनना ये गलत है। ये पोर्टफोलियो बनाने का तरीका ही गलत है। गोल्ड का एक एलोकेशन होना चाहिए, इक्विटी का एक एलोकेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस। वैसा कीजिए, सब ठीक रहेगा। जी। संदीप जी कह रहे हैं कि आज आप चौके छक्के घुमा रहे हैं। नहीं, नहीं, जो भी अंदर है वो राजीव जी के मंच पे निकल जाता है, मैं हल्का होकर चला जाता जी। और करुणा जी ने पूछा है ये कि अब इंडिविजुअल स्टॉक लेने के बजाय क्या निफ्टी ईटीएफ, बैंक बीज, पीएसयू बैंक बीज, इन्हीं सबको धीरे-धीरे सिप करके लंबी अवधि के लिए रख लें क्या? धीरे-धीरे सिप करते रहें और लंबे समय के लिए उनको छोड़ते रहें। करुणा जी, अगर पॉसिबल हो ना, तो मैं हमेशा रिटेल के लिए ईटीएफ से प्रेफर ज़्यादा करूँगा, उसके फंड ले लीजिए, है ना? कोई आपको इसको थोड़ा ज़्यादा अ, क्लियर करते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि इंडेक्स फंड में जाइए। ईटीएफ जो जी, आप ब्रोकर के प्लेटफ़ॉर्म पे खरीदते हैं, एक शेयर की तरह से, वो लेने के बदले आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ अपना अकाउंट बनाइए और डायरेक्ट प्लान इंडेक्स फंड का ले लीजिए। बिल्कुल। रिटेल के लिए सबसे सुंदर वो है ना? कोई झंझट मच-मच नहीं कि ड्यूरिंग द डे ये मिला, अरे भाई मैंने खरीदा अभी तो 1 घंटे के बाद इतना कम हो गया। कोई झंझट, ये एंड ऑफ द डे का नैव मिलेगा आपको, कोई वॉलेटिलिटी झंझट नहीं है, उसको लेके आराम से रखिए। रिटेल के लिए ये बेहतर है। अब ईटीएफ एक प्रोडक्ट बना दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, हमारे पास क्या हो गया था एफ&ओ में, वीकली ऑप्शन, डेली ऑप्शन, आवरली ऑप्शन, मिनट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बनाए जा रहे हैं, उसके बाद पता चला कि सब उनके मत्थे ही पड़ गया। प्रोडक्ट की यूटिलिटी होनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका आप मार्केट मेकिंग नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं फिर? ईटीएफ बना दिया, लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है, ईटीएफ क्यों बना रहे हैं फिर? मार्केट मेकिंग कहाँ है? टेस्ट कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं? वो है ही नहीं एबिलिटी, डेटा मार्केट है ही नहीं हमारे यहाँ, क्या टेस्ट कर रहे हैं आप? तो ये प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका सर्वाइवल कैसे होगा? छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। हमारे पास ईटीएफ लेने जाइए, लिक्विडिटी आपको ढंग की नहीं मिलेगी। 2-4 में मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन उसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते। आप आराम से इंडेक्स फंड लीजिए, कोई लिक्विडिटी का चक्कर नहीं है, कोई चिंता फ़िक्र नहीं है। उसको लेके आपको पता है जो आज क्लोज़ होगा उस पे आपको मिल जाएगा, उसको लेके रखिए। तो मैं रिटेल को हमेशा ही कहता हूँ, छोड़िए ईटीएफ, आपको आपके फंड लेने ट्रेड करने के लिए फंड लेने गए हैं क्या? अगर इतना ही ट्रेड करने का शौक है तो जाके कीजिए इंडेक्स में ट्रेड, एफ&ओ में कीजिए, नहीं तो स्टॉक में ट्रेड करते रहिए। आप उसमें क्यों लेने गए हैं? कि वहाँ छोटे टुकड़ों में लें, मानसिक शांति मिले, तो इंडेक्स फंड लीजिए, चैन से बैठिए। ट्रेडिंग के लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना है। उन्होंने अपने कमाई के लिए प्रोडक्ट बना के थोप दिया है, ट्रेडिंग के लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना है। लीजिए, शांति से रखिए, इंडेक्स फंड कीजिए।